मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र दत्त। मित्रों, अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से बेसमेंट में पानी भर गया और 3 छात्रों की दुखद मौत हो गई। यही सेम घटना राजस्थान में भी एक स्थान पर घटित हुई। मित्रों, समझने वाली बात यह है, अब इस घटना के पश्चात आंदोलन हुए, आवाज़ उठी, मीडिया में आई चीज़ें, सुर्खियों में आई। अब शासन प्रशासन थोड़ा हिला और लगातार अब वो कोचिंग सेंटर्स की इंक्वायरीज कर रहा है लगभग लगभग सभी जिलों में कि कहाँ कहाँ पे कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं। अच्छा, अब गौर करने वाली बात ये थी कि बात क्या थी और समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि जो बेसमेंट बनता है वो बेसमेंट पार्किंग के लिए बनता है या गोडाउन उसमें बना सकते हैं, पर उसका इस्तेमाल प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं, कोचिंग खोले जा रहे हैं, मॉल खोले जा रहे हैं, दुकानें खोली जा रही हैं, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो रही है, बेसमेंट के अंदर व्यवसायीकरण हो रहा है। तो समस्या यहाँ पर थी कि बेसमेंट में दुकानें खुल रही हैं, कोचिंग खुल रही हैं, प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, इस कारण से हादसे हो रहे हैं। पर चूंकि आप समझ सकते हैं कि माल पहुंचता है ऊपर तक, बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, परेशान हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं इनके, शासन के और प्रशासन के। भ्रष्टाचार में लबालब ये लोग डूबे हुए हैं, तो लिहाजा कार्रवाई केवल कोचिंग सेंटर पर होती है। आप लोग लगातार न्यूज़ पे देख रहे होंगे, पेपर्स में निकल रहा है कि कोचिंग सेंटर में छापे पड़ रहे हैं। समस्या बेसमेंट की है कि बेसमेंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पर छापे कहाँ पड़ रहे हैं? केवल कोचिंग सेंटर पड़ रहे हैं। तो किसी प्रकार से खाना पूर्ति बस ये लोग किया करते हैं। एक मुद्दा और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जल्दी फिर से सुर्खियों में आ गया है, जो 2020 में बुंदेलखंड के 44 लाख वृक्षों की कटाई का आदेश आया था सरकार की तरफ से, और आदित्य बिरला ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 44 लाख पेड़ों को सफा कर दो और पूरे बुंदेलखंड को वृक्षों से विहीन कर दो। तो उनको, सरकार को वहां पे हीरे मिलने की आशंका है कि वहां पे हीरे मिल जाएंगे, और हीरे ढूंढने के लिए वहां पे 53 क्यूबिन पानी प्रति वर्ष खर्चा किया जाएगा। जब तक हीरे नहीं मिल जाएंगे तब तक वहां पे 53 क्यूबिन पानी खर्चा किया जाएगा। उससे एक तो वहां पे जल स्तर वैसे भी बहुत डाउन है, पानी कहीं पे है कहीं पे नहीं है बुंदेलखंड में, और फिर इतना पानी खर्च करेंगे, जल स्तर और समाप्त हो जाएगा, जंगल समाप्त हो जाएंगे, पर्यावरण असंतुलन और बढ़ेगा। पर सरकार को इससे मतलब नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को इससे मतलब है। वहां पे केवल ये चलता है सब जगह। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में देखा, आपने साफ इनकार कर दिया पिछले साल की, जो है पेड़ों को कटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काट दिए जाएंगे, जंगल समाप्त कर दिए जाएंगे और वहां पे हीरे खोजे जाएंगे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भर दी है। आप देखिए संवेदनहीनता, देखिए शासन की, सुप्रीम कोर्ट की संवेदनहीनता देखिए। इन्हें अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं दिख रहा है कि जब पर्यावरण समाप्त हो जाएगा तो आप कहाँ रहोगे। अब यही सब पर्यावरण असंतुलन का नतीजा है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र इस समय देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। उत्तराखंड में कितनी अधिक तबाही है, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उत्तर भारत में भयंकर तबाही झेल रही है। उत्तराखंड में विशेष तौर पे बहुत अधिक तबाही आ रही है, और वही जो उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखला है, वो वही पर्वत श्रृंखला आगे जस्ट नेपाल में आती है, और नेपाल में उसी पर्वत श्रृंखला के बगल में हमारा गृह जनपद है जिसका नाम बहराइच है। बहराइच जनपद से वही सब पर्वत श्रृंखला जो नेपाल में है वो सब नजर आती है, दिखाई देती है। बर्फीले पहाड़ और जो भी पहाड़ हैं वहां के नजर आते हैं, और वो वही पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड में है। और हम लोग के पास, चूंकि हम बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रकार से भारत की न्यूज आती है उस प्रकार से नेपाल की भी न्यूज आती है। भारत में जिस प्रकार से पर्वतों की तबाही हो रही है, नेपाल से ऐसी कोई न्यूज नहीं आती। वहां के पर्वत एकदम शांत है। वहां के पर्वतों में इस तरह की तबाही, जिस तरह की भारत में भयंकर तबाही मची हुई है, हर साल मचती है, वो भयंकर तबाही उसका 25% भी नेपाल में नहीं है। वहां के पर्वत एकदम शांत है। चुटपुट घटनाएं होती हैं वो तो अलग विषय है, सब जगह होती हैं। क्यों ऐसा क्यों है? वही पर्वत श्रृंखला है,
क्षेत्र वही है। बॉर्डर तो आपने बनाया है ना, प्रकृति ने तो बॉर्डर बनाया नहीं है। वही पर्वत श्रृंखला जो लाइन के इस तरफ है, नेपाल में है, वो सब शांत है, और लाइन के जस्ट इस तरफ जो पर्वत श्रृंखला है वो एकदम तबाही मच रही है, वहां पे बवाल मच रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है। क्यों? आप जो वनों की कटाई कर रहे हैं, भयंकर पोल्यूशन फैल रहा है देश के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पे सुरंगें खोदी जा रही हैं, इस पहाड़ से उस तरफ, उस पहाड़ से उस तरफ, उस पहाड़ से उस तरफ। जो मतलब है कि 90 टनल बना दी गई उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में। इतनी टनल कभी भी नहीं बनी थी। सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक टनल के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए आता है। 1000 करोड़ रुपए भैया, मौज हो जाती है इन नेताओं की। मतलब नहीं है कि पर्वत बर्बाद हो रहा है, नीचे आप टनल खोद रहे हैं, ऊपर नगर बसे हुए, ऊपर गांव बसा हुआ है। बरसात आती, सब कुछ तबाह बर्बाद। जोशीमठ जैसे जाने कितने नगर उत्तराखंड में तबाह बर्बाद हुए, तीर्थ स्थान तबाह बर्बाद हो गए। और एक वजह, बहुत बड़ी वजह जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, राष्ट्र धारक दल एकमात्र ऐसा दल है जो इन मुद्दों को उठा रहा है। उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर, हमारे पर्वतों पर, हमारे जंगलों में घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर बस चुके हैं, बसे हुए हैं, मौज काट रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब जब वो घुसपैठिए हमारे वनों में, पहाड़ों पे बसे हुए हैं, तो प्रभु श्री राम जैसा वनवासी जीवन तो बिता नहीं रहे होंगे। वो नालायक लोग हैं, नालायकी ही कर रहे होंगे, बदमाशी कर रहे होंगे। बदमाशी क्या कर रहे हैं वो लोग? बदमाशी सबसे अधिक वो ये कर रहे हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं पर जो वृक्ष हैं, जो बेशकीमती वृक्ष हैं, उनको काट काट करके वो पुष्पा की तरह वो उसको काट काट के नदी में बहा करके आगे उठा करके अवैध रूप से बेच रहे हैं। तो पर्वतों से, जंगलों से, वृक्षों का बेहद पूरी तरह से कटाव हो रहा है। लीगल भी हो रहा है और अनलीगल तो बहुत अधिक हो रहा है, और सबसे ज्यादा इन घुसपैठियों के माध्यम से हो रहा है। घुसपैठी करेंगे क्या? वहां पे कुछ ना कुछ अनलीगल ही करेंगे। तो सबसे आसान अनलीगल काम उनके लिए यही है कि यहाँ पे वृक्षों को काटो और बेचो अच्छे दाम में। तो जब वृक्ष कट जाता है, पर्वत से, पहाड़ों के ऊपर से वृक्ष कट जाता है, तो जो उसकी जड़ें होती हैं, जो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, पर्वतों को जकड़े रहती हैं, वो पकड़ पर्वतों की, मिट्टियों की, पत्थरों की पहाड़ों पर से बहुत ही कमजोर हो जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है कि पहाड़ों पे बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ आ रही है, बहुत बड़ी पैमाने पे पानी नीचे बह रहा है पर्वतों से, क्योंकि वो जड़ें केवल मिट्टी को, पहाड़ों को, पत्थरों को नहीं रोकती हैं, वो जल को भी रोके रखती हैं। और जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे, वृक्ष का वैध रूप से और अवैध रूप से दोनों तरह से उनका कटान हो जाएगा, तो प्रकृति कैसे सरवाइव करेगी? पर्वत कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासतौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। और सरकार अपने वोट बैंक के खातिर इन घुसपैठियों को पनाह दे रही है, और इन घुसपैठियों को सारी सुख सुविधाएं दे रही है, इन घुसपैठियों को नागरिकता भी दे रही है। आज से 10 साल पहले लगभग 4 करोड़ अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में बसे हुए थे, और अब उनकी संख्या डबल हो गई, लगभग 8 करोड़ हो गए। राष्ट्र धारक दल लगातार इनकी मांग कर रहा है, इन घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस संदर्भ में एकदम ओपन आदेश दे चुका है, इन घुसपैठियों को देश से बाहर करिए, इनको नहीं रखा जा सकता है। पर हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार इतना निकम्मा और निठल्लापन दिखा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। एक और बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि कोई शहर हो, कोई कस्बा हो, कोई तहसील क्षेत्र हो, कोई महानगर हो, हर जगह जल भराव की समस्या दिखाई दे रही है। हर जगह आवासीय कॉलोनियों में, सड़कों पे जल भरा हुआ है।
पूरी पूरी कॉलोनियां जहां पे कभी पानी नहीं आता था, कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती थी, वहां भी वाटर लॉगिंग हो रही है। कारण क्या है? जो भी हमारे नगर क्षेत्रों में जितने भी तालाब थे, झीलें थी, गड़ैयां थी, वो सब पाट के वहां पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, और इन बिल्डर्स से मुकाबला सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वहां से मोटी कमाई होती है। एक ये भी कारण है। दूसरा, सरकार कोई सही व्यवस्था देना नहीं चाहती, प्रयास नहीं करना चाहती। सरकार का केवल एक ही लक्ष्य हो गया है कि बस कहीं से भी बस उनको ये मिलना चाहिए। पहले सड़कें बनती थी, जो गलियां बनती थी, जो मोहल्लों की गलियां बनती थी, वो ईंट से खरंजा बनता था, और ये खरंजा काफी सस्ता, जो आज के टाइम पे सड़कें बनती हैं उससे 10 गुना अधिक सस्ता ये खरंजा बनता था। जहां पर भी ये वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल भराव की समस्या है, यदि वो गली है, मोहल्ला है, तो उन गलियों में, मोहल्लों में, उन नालियों को यदि इन ईंटों का खरंजा अगर बना दिया जाए, तो वहां पे वाटर लॉगिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि ये ईंटें पानी को नीचे भूमिगत पहुंचा देती है। ईंटों का खरंजा वाटर को नीचे भूमिगत पहुंचा देता है, इससे आपका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। अब लोग कहेंगे, आप कहेंगे भैया खरंजा कैसे, ये तो गंदा लगेगा, तो बेकार लगेगा, देखने में सही नहीं लगेगा, आज के टाइम पे कैसे हो सकता है? तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर खरंजे में जिस ईंट का प्रयोग किया गया, अगर वह ईंट की गुणवत्ता अच्छी है, फर्स्ट अव्वल ईंट का अगर वो खरंजा बना है, तो वो खरंजा आपका 30 साल 40 साल भी खराब नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। वो खरंजा बिल्कुल वैसा ही, जो ब्रिक रोड होती है, बिल्कुल वैसी ही ब्रिक रोड बनी रहेगी। आज भी हमारे जनपद बहराइच में हमने देखा है, एक चूड़ी वाली गली, वहां 40 साल पहले खरंजा लगा था, वही ब्रिक ईंट्स का, पूरे मेन चौक बाजार में है, बहुत ही व्यस्त गली है वो, बहुत रस रहता है वहां पे। आज भी लगता है कि बिल्कुल नया खरंजा है, 40 साल पहले लगा था। कारण क्या था कि उस खरंजे में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अच्छी क्वालिटी की ईंट लगा दी गई, जिसको फर्स्ट अव्वल कहते हैं ईंट को। अगर फर्स्ट अव्वल ईंट से निर्माण होगा, तो वो खरंजा आपका बेहतरीन, गुड लुकिंग, मजबूत और सुदृढ़ बना रहेगा दशकों तक। और सबसे बड़ी बात, वहां पे उस क्षेत्र में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। वाटर लॉगिंग की समस्या को काफी हद तक ये कंट्रोल कर लेगा, जिससे कि आपको अनेक लाभ होंगे, और आपका वाटर लेवल भी ठीक ठाक, थोड़ा बहुत मेंटेन करने में वो सहायक हो जाएगा। तो वाटर लॉगिंग की इस देश में बहुत अधिक समस्या है इस समय, और अधिक समस्या है इस समय लीकेज। जितने भी निर्माण हुए हैं, सब जगह लीकेज हो रहा है। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर में लीकेज हो रहा है। संसद भवन इतनी बड़ी लागत से बना, उस संसद भवन में लीकेज हो रहा है। बाकी पेपर लीक हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं। तो ये बहुत कैसा ये अमृतकाल है, ये भाजपा के नेताओं को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए किस प्रकार का अमृतकाल है। इस अमृतकाल को और भी कोई नाम क्या दिया जा सकता है, उस नाम पे भी चर्चा होनी चाहिए। और इस अमृतकाल के जो 10 वर्ष से अधिक हो चुका है, लव जेहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, कन्वर्जन बढ़ रहा है, लव जेहाद की घटनाएं देखिए, आप पेपर में पढ़िए, आप रोजाना प्रतिदिन टीवी पर, अखबारों में इस प्रकार की लव जेहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आप देख रहे हैं। कब इस समस्या का समाधान होगा? कब आप सलूशन निकालेंगे? कैसे सलूशन निकालेंगे? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतानांतर विरोधी एक कानून लेकर के आए, जिसमें 10 से 15 साल की सजा है। उन्होंने बताया है कि अवैध रूप से जो मतानांतर होगा, उस पे ये सजाएं होंगी, कड़ी सजाएं होंगी। तो श्रीमान हमारे बहुत पूजनीय हैं, मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं आदरणीय योगी जी महाराज का। हम आपको ये जानना चाहिए कि मतानांतर अवैध रूप से होगा तो सजा होगी। मतानांतर ही अवैध है, मतानांतर होना ही अवैध है। अवैध रूप से मतानांतर क्या होता है?
हालांकि केंद्र का विषय है, इस पे केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। कन्वर्जन मतानांतर एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, इससे राष्ट्रांतर होता है, इससे देश का विभाजन होगा। अगर मतानांतर बता रहा तो देश का विभाजन होगा। तो ये राष्ट्रव्यापी समस्या, इससे केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। अवैध रूप से मतानांतर पर सजा, अवैध रूप से मतांतर नहीं होता है, मतानांतर ही अवैध है। राष्ट्र धरक दल की मांग है कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनका विदेशी सभ्यता संस्कृति में, जो विदेशी अरबी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यताएं हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, यजीदी, वहाबी, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोगों का विदेशी सभ्यता संस्कृति में मानने वाले लोगों में मतांतरण, किसी भी प्रकार से वो मतांतर हुआ हो, चाहे विवाह के माध्यम से हुआ हो, चाहे लालच दे के हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार से हुआ हो, उस मतांतरण को निषेध किया जाए, गैर कानूनी घोषित किया जाए और ऐसा करने और करवाने वालों को दंडित किया जाए। भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत के संविधान का यदि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें भारत को अक्षुण्ण रखना है, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है। तो अक्षुण्ण कैसे रखोगे? जब भारतीय संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी तो भारत को अक्षुण्ण कैसे रखोगे? तो भारत को अक्षुण्ण रखना है, इसी की आप शपथ लेते हो सारे जनप्रतिनिधि। तो भारत को अक्षुण्ण रखने की जो शपथ लेते हो तो भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना पड़ेगा। इसके लिए आपको विदेशी संस्कृति में मतानांतरण को रोकना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं पर आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अब क्या कहें हम आपको, आप जनता फैसला करे। दूसरी एक अच्छी खबर इस सप्ताह सुनने को मिली, देखने को मिली कि संघ प्रमुख भागवत ने आज अमरोहा में 134 बेटियों को आशीर्वाद दिया, उनका जनेऊ संस्कार कराया। जनेऊ संस्कार स्त्री और पुरुष दोनों का हो सकता है और दोनों का होना चाहिए। इस पे राष्ट्र धरक दल ने पिछले माह एक मुहिम भी चलाई थी और हमने ये पहला ऐसा राजनीतिक दल भारत का था जिसने अनेक लोगों का जनेऊ संस्कार करवाया। राष्ट्र धारक दल, बेटियों का भी उपनयन संस्कार होना चाहिए, इसमें आप भागीदार हुए, इसमें आप कार्यक्रम में पहुंचे, ये मोहन भागवत जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। और जैसा कि अभी जब हमारे जगन्नाथपुरी में जो वहाँ का खजाना खोला गया, रत्न भंडार खोला गया, तो मैंने आशंका जताई थी कि रत्नों की चोरी वहाँ पर हो सकती है, नीयत साफ नहीं है हमारे नेताओं की, ऐसा मुझको संदेह है। और वो संदेह और अधिक स्पष्ट होता है ये अभी जो न्यूज़ आई है अखबार में, वह भी न्यूज़ इसकी पुष्टि कर रहा है। बहुत ही दुखद है, हमारे देश में इस प्रकार घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पक्ष के नेताओं के माध्यम से हो रही हो या भाजपा पक्ष के नेताओं के माध्यम से हो रही हो, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, राष्ट्र धारक दल की मांग है, एक सनातन बोर्ड बने, जितना भी चढ़ावा चढ़ता है, जितना भी धन संपत्ति मंदिरों में आती है वो सनातन बोर्ड में जाए और सनातन बोर्ड से उन धन संपत्तियों के माध्यम से, उन रत्न आभूषणों के माध्यम से, उन चढ़ावा के माध्यम से गुरुकुल बने, गौशालाएं बने, नंदीशालाएं बने, धर्मशालाएं बने, व्यायामशालाएं बने सनातनियों के लिए, और सनातन धर्म का देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो। उस धन के माध्यम से उसको संचित करने का कोई लाभ हमको नहीं मिलना है, वो इसी प्रकार से नेता चोरी करके डकार जाएंगे, जैसा कि जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में आशंकाएं हमको और सभी को हो रही। दूसरी आप देखिए, जो भाजपा की एक बहुत बड़ी योजना थी अमृत पेयजल योजना, बहुत बड़ा देश का खजाना इस पे खर्च किया गया, तो आप उसकी दुर्दशा को पढ़िए कि किस प्रकार से अमृत पेयजल योजना में लोग, उसमें गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं और जगह जगह पे पाइपलाइन ध्वस्त है, हर जगह वहाँ पे पानी का बेहद बुरी तरह से बर्बादी हो रही है। और ये बर्बादी केवल जल की बर्बादी नहीं है, ये बर्बादी भारत के वाटर लेवल की है। अनेक क्षेत्रों में वाटर लेवल इससे खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लोग पानी को तरस जाएंगे भविष्य में। इस प्रकार की आशंकाएं हो रही हैं इस प्रकार की योजनाओं के कारण।
जहाँ पे बहुमंजिला इमारतें हैं वहाँ पर तो ये योजनाएं सफल हैं, पर जहाँ पे बहुमंजिला इमारतें नहीं हैं, गांव का क्षेत्र है, देहात का क्षेत्र है, वहाँ पे हैंड पाइप सर्वोत्तम उपाय है। हैंड पाइप सब जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर वाटर लेवल ठीक ठाक है वहाँ पर पे थोड़ी सी दूरी पे ये हैंड पाइप होना चाहिए, और इससे ज़्यादा बढ़िया पानी लोगों को प्राप्त होता है। क्योंकि जो आपकी अमृत पेयजल योजना है ये गर्मियों में भयंकर गर्म खौलता हुआ पानी देती है और सर्दियों में बहुत ही ठंडा पानी देती है। और व्यक्ति को जो प्राकृतिक जल होता है जो हैंड पाइप से निकलता है वो गर्मियों में थोड़ा शीतल जल निकलता है और सर्दियों में थोड़ा भड़का हुआ जल निकलता है। तो जहाँ पर बहुमंजिला इमारतें नहीं है वहाँ पे इस प्रकार की योजना आप अपने उसके लिए करते हो, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है। जहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं वहाँ के लिए योजना ठीक है, जहाँ बहुमंजिला इमारतें जिन क्षेत्रों में नहीं है वहाँ के लिए योजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे देखिए कितना अधिक इसमें भ्रष्टाचार, आप इसको पढ़िएगा कितना अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, हर जगह पानी बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है, देश का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। अब देखिए कर्नाटक में भी बयानबाजी हो रही है कि यहाँ अवैध रूप से बांग्लादेशी बसे हुए हैं। यह बयान पहले भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया था। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल है वहाँ पर, तो वहाँ के गृह मंत्री ने भी यही बयान दिया है कि बांग्लादेशी को हटाया जाएगा। ये आप राजनीति करना बंद करिए। बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या ये सब बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, और सख्त कानून लागू करिए जैसा कि राष्ट्रवादी दल की मांग है। ये 10 साल पहले 8 साल पहले हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा होता कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2003-04 में तभी हो जाता। ये कब नहीं हो जाना चाहिए था, ये अभी भी नहीं हो रहा है। केवल इस तरह से बयानबाजी ये लोग नेता करते हैं। ये देश के लिए बेहद खतरनाक, बेहद डरावना सिद्ध होगा। घुसपैठियों को आप डिटेंशन सेंटर में भेजिए जितने भी अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी देश में फंसे हुए। और एक बेहद गंभीर मामला 3 तारीख को यानी कि कल सामने आया, परसों सामने आया कि आतंकवादियों को ये लोग जमानत पे छोड़ रहे हैं। कश्मीर के एक भयानक आतंकवादी को जिसने 2019 में ग्रेनेड से हमला किया था रोडवेज पर, बस अड्डे पर ग्रेनेड से हमले किए थे जिस आतंकवादी ने, उस आतंकवादी को इन लोगों ने जमानत पर रिहा कर दिया। अब वो फरार है, गायब हो गया। कोई नई आतंकवादी घटना को अंजाम देगा ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। तो इतना लचर रवैया सरकार ना अपनाए। ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। आतंकवादी को आप जमानत पर रिहा कर रहे हो, क्या सरकार चला रहे हो आप? कुछ तो शर्म करिए आप, कुछ तो शर्म करिए। यही सब कारण है, देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यही सब अनेक कारण हैं कि देखिए पलायन कितना अधिक हो रहा है। यहाँ तो घुसपैठिए आ रहे हैं, भारत के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, खासतौर से हिंदू और सिख और जैन, ये भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भारत में अब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं बचा है। आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है। देखिए कितना अधिक पलायन हुआ है। 2.25 लाख लोग प्रति वर्ष देश की नागरिकता ही छोड़ रहे हैं और विदेशों में जाके बस रहे हैं। 2.25 लाख, ये तो लीगल आंकड़े हैं, ऑफिशियली आंकड़े हैं। और जो डंकी रूट से जाते हैं उनकी बात आप छोड़ दीजिए, उनके आंकड़े इससे डबल हैं। लगभग 6-7 लाख आपके हिंदू सिख जैन, आपके सनातनी भाई बंधु देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्थाएं ठीक नहीं दे रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ। बहुत बड़ा कारण है ये। बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा कि भारतीयों का पलायन और भारत में विदेशियों का आगमन और उनको संरक्षण, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ सिद्ध होने वाला है। आप राष्ट्रधारक दल के साथ जुड़ करके इन मुद्दों की लड़ाई भी बहुत ही सशक्त रूप से लड़ सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रधारक दल से जुड़िए
और हमारे मिशन को कामयाब बनाने में हमारी सहायता करिए। मित्रों देखिए, कुछ चंद घटनाओं का जिक्र हमने किया था। अब आपको खुद फैसला करना होगा, क्या यही अमृतकाल है? क्या इसी को अमृतकाल कहा जा सकता है? तो हमको अब विचार करना होगा और घटिया राजनेताओं को हटा करके स्वच्छ, साफ सुथरे, भले लोगों को राजनीति में लाने का प्रयास करना होगा। इसी के साथ में आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम।